नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज द एडी शो में आप सभी का स्वागत है। द एडी शो यानी द अरुणेश द्विवेदी शो, एक ऐसा शो जहां पर दिन की सबसे बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, उसका निष्पक्ष विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे और ये सब एक निष्पक्ष मीडिया की तरह होगा, ना तो गोदी मीडिया की तरह होगा और ना ही विरोधी मीडिया की तरह होगा। आज 2 मई है और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि देश के 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और 2 मई बीजेपी गई या बीजेपी आई, 2 मई ममता बनर्जी गई या ममता बनर्जी आई, इन दोनों ही सवालों का जवाब आज मिल चुका है। क्या है इस सवाल का जवाब, ये भी आपको बताएंगे। और नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, 1700 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और नैतिकता क्या कहती है। हालांकि राजनीति में कितनी नैतिकता बची हुई है ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अगर वो जो सीएम बनने वाली हैं वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाई हैं, भले ही उनकी पार्टी ने 215 से ज्यादा सीटें जीती हों, तो ऐसे माहौल में क्या उनको सीएम बनना चाहिए या फिर वो अपनी भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीएम बनाएंगे या किसी और नेता को बनाएंगे, इस पर भी करेंगे बात। और इसके अलावा बीजेपी के दावों का क्या हुआ, प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के अध्यक्ष तक और गृह मंत्री, सब लोगों ने पूरी जान लगा दी, बड़े बड़े दावे किए और ड्रामेटिक अंदाज जो प्रधानमंत्री जी का था, दीदी ओ दीदी, क्या ये आक्रामक तेवर बीजेपी को महंगे पड़ गए। हालांकि बीजेपी कभी 3 एमएलए हुआ करते थे बीजेपी के बंगाल में, अब वो 75 एमएलए हैं, ऐसा बीजेपी कह सकती है, खुद को सांत्वना दे सकती है। लेकिन जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए, उनका क्या हुआ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रीय राजनीति पर बंगाल के चुनावों का असर पड़ेगा या नहीं, क्या बाकी के जो 4 राज्य हैं, यानी टोटल 5 राज्य हैं, उनके जो परिणाम आए हैं उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम अपने इस शो द एडी शो में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं द एडी शो। ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लगातार रिकॉर्ड तोड़ मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ है कि हर राजनीतिक दलों की पार्टियों की रैलियां होती रही हैं, कुंभ मेला होता रहा है, भीड़ भयावह रूप लेती रही है, जहां पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, पूरे देश ने देखा है। तो एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है, कोई भी पार्टी जीते है, मैं अपने इस शो की शुरुआत इसी बात से कर रहा हूं कि चाहे बीजेपी जीते या तृणमूल कांग्रेस जीते, मोदी जीते या दीदी जीते, लेकिन जनता हमारे देश की कब जीतेगी। जनता जनार्दन कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, जनतंत्र कहा जाता है, लेकिन हमारे देश की जनता को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, मूलभूत जरूरतें अगर हमारी जनता की पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी दल का नेता हो, वो सब जिम्मेदार हैं और ये सब सरकार चलाने वाले, प्रशासन चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए जनता की जीत सही अर्थों में तभी होगी जब जनता की समस्याओं का समाधान होगा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य उनको मिलेगा, कोरोना से उनको राहत मिलेगी। फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीत की बधाई दी है ममता बनर्जी को और उन्होंने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में केंद्र सरकार पूरी तरीके से बंगाल की सरकार का साथ देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन चुनावों के बाद अब क्या केंद्र की सरकार और इन 5 राज्यों की सरकार के अलावा देश भर की अन्य राज्यों की सरकारें मिलकर के
कोरोना के संकट से देश को निजात दिला पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है और हमें इस पर भी ध्यान देना है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, नेता जीतेंगे, नेता हारेंगे, लेकिन इस देश की जनता रहनी चाहिए। इस देश की जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। संविधान के अनुसार हर एक नागरिक को शुद्ध पानी, साफ हवा मिलनी चाहिए, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से कोरोना के मरीज बेचारे असमय ही जो काल का गाल है उसमें समा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे देश की जनता की जीत हो, नेताओं की जीत तो आती जाती रहती है। और अब हम बात करते हैं इस बात की, आपको जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में जो चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 3 सरकारों में, खास करके 3 राज्य सरकार जो है, बंगाल है, केरल है और असम में, इसमें कोई खास बदलाव नहीं दिखा है। इसमें बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही वापस आ गई है, केरल में एलडीएफ आ गई है और असम में बीजेपी सरकार बना रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो आपको पता है कि बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 147 सीटों का है, वहीं पर टीएमसी को 215 सीटें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, यानी पूर्ण बहुमत से टीएमसी सरकार बना रही है। इसमें कोई जो है अब दो राय नहीं रह गई है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर इस चुनाव की ये है कि शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से लगभग 1700 वोटों से हरा दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि नैतिकता के आधार पर क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या वो किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़कर जीतेंगी? तो कुल मिलाकर के ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ममता बनर्जी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी समारोह होगा वो बहुत ही भव्य और दिव्य नहीं होगा, बहुत बड़े स्तर पर जो है नहीं होगा। उसकी वजह कोरोना है, क्योंकि कोरोना के जो संकट है वो बंगाल में भी बहुत ज्यादा है, कलकत्ता में भी कोरोना के बहुत से मामले सामने निकल करके आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए एक तरीके से सबको जो है, जिन्होंने भी बड़ी जीत हासिल की है, सबको ट्विटर पर ही सही लेकिन बधाई दी है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं, उनको बधाई दी है। वहीं पर तमिलनाडु में डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन को बधाई दी है और इसके अलावा ममता बनर्जी को बधाई तो दी ही है। अब यहाँ पर कुछ सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी की आक्रामक रणनीति के कारण क्या बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई है? तो इसका जवाब ये है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति हमेशा से ही आक्रामक रहती है और बीजेपी जब किसी भी राज्य में चुनाव लड़ती है तो उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता को जीतना, सत्ता तक पहुंचना और येन केन प्रकारेण पहुंचना। और ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बार उनके जो रास्ते हैं ना वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर हमले करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल सब ने देखा कि किस तरह से पीएम ने दीदी कह के ड्रामेटिक अंदाज में उनको बताया। बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं ने इस तरह की बातें की। लेकिन यहाँ पर सवाल जो आपका है कि क्या आक्रामक रणनीति की वजह से बीजेपी हारी है, तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी रणनीति आक्रामक भले ही रही हो, लेकिन हार की प्रमुख वजह ये थी कि ममता बनर्जी के स्तर का बीजेपी का कोई लोकल लीडर नहीं था जो सीएम के कैंडिडेट का उम्मीदवार हो, मतलब सीएम कैंडिडेट जिसको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया हो। एक ये बड़ा कारण था। दूसरा बड़ा कारण ये था कि बंगाल की जनता ये जानती थी कि ये भले ही मोदी वर्सेस दीदी बनाया जा रहा हो, लेकिन मोदी यहाँ पर सीएम बनने नहीं आएंगे, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। तो बंगाल की जनता इस चीज को समझती है, जानती है। इसलिए जो वोट मिले हैं, जो परंपरागत वोट है, बैंक है टीएमसी का, वो टीएमसी को ही मिला है। बल्कि यहाँ फायदा बीजेपी का ज्यादा हुआ है, क्योंकि टीएमसी से जो लोग नाराज थे, कुछ संप्रदाय, कुछ लोग नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी का फायदा जो है बीजेपी को एक तरीके से दे दिया। और इस तरीके से बीजेपी की जो कभी पिछली बार 3 सीटें थीं, वो जाकर अब 75 सीटें हो गई। यानी बीजेपी ने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल है कि जो बड़बोलापन था उनका, जो बहुत ज्यादा हवा में बातें करने वाली वो थी, वो नहीं था। और बीजेपी ने पूरी जान लगा दी। आप ये मान के चलिए कि जो बड़े नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी हों, उनके पिताजी हों, मुकुल रॉय हों, ये सब तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे और इन सबको बीजेपी ने किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार साम दाम दंड भेद से तोड़ के अपने पास साथ ले आए और इस उम्मीद में ले आए कि अब हम जीतेंगे और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाई गई। लेकिन उम्मीदें धूल धूसरित हो गई।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी अब आने वाले जो 5 साल बाद चुनाव होंगे बंगाल में, तब तक अपनी जड़ें और मजबूत कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि आक्रामकता कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, बीजेपी की रणनीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है। और ये पश्चिम बंगाल में का इतिहास भी रहा है। 35 साल तक लगातार लेफ्ट ने वहां पे शासन किया, ठीक है ना। तो जो परंपरागत वोट बैंक लेफ्ट का है वो लेफ्ट का ही रहा, लेकिन उन 35 साल में रहा। उसके बाद वो भी बदल गया, क्योंकि लेफ्ट ने कुछ खास किया नहीं वहां पर। तभी ममता बनर्जी को दोबारा मौका मिला, और उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। साधारण कार्य ही उनका रहा है, राजनीति ही ज्यादा रही है, हिंदू मुस्लिम ही ज्यादा रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनका परंपरागत वोट बैंक का विश्वास उन पर बना रहा है, इसलिए उनका ये सब काम चल रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अगले सवाल की लेते हैं कि यहां पर क्या रक्त रंजित राजनीति का अंत होगा? ये बड़ा सवाल है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है ना, वो बहुत ही ज्यादा हिंसक इतिहास है। और इस हिंसा को बढ़ाने में लगभग हर पार्टी का हाथ है, हर पार्टी के दबंग नेताओं का हाथ है। और इसे रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि जान आज के समय में हो या पहले समय में हो, हर एक जान कीमती होती है, अनमोल होती है, और किसी की भी जान इस तरह की हिंसा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां का जो हिंसक चरित्र रहा है, चुनावी चरित्र जो हिंसा से ओतप्रोत रहा है, वो कम हो पाएगा। मैं यही चाहूंगा कि हर एक पार्टी के जो नेता हैं वो सामने आए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और ये कहें कि लड़ाई हमारी और आपकी वैचारिक मुद्दों पर हो सकती है, हिंसा के आधार पर किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बड़े मुद्दे थे, जैसे अगला सवाल जो है कि क्या एनआरसी, सीए और इस तरह के रोहिंग्या का मुद्दा था, शरणार्थी वाला जो मुद्दा था, क्या इन मुद्दों पर बीजेपी की जो रणनीति है वो फेल हो गई है, और जो टीएमसी की यानी तृणमूल कांग्रेस की जो रणनीति है, ममता बनर्जी की जो सोच है, क्या इस सोच पर बंगाल की जनता ने मोहर लगा दी है? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र स्तर तक के मुद्दे हैं। राज्य में भले ही ममता बनर्जी ने इसको अपने यहाँ लागू ना किया हो या ना करें, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बड़ा मामला है। और आपने देखा पश्चिम बंगाल में जो शरणार्थियों की समस्या है, जो रोहिंग्या की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि इसको दूर करने के लिए सामने सरकार को आना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि देश के अंदर किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व अगर घुस आते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि समाज की एकता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, तो फिर उनसे निपटना सरकारों का ही काम होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरी जो है जो चुनावी एनालिसिस है, हालांकि मैंने से बंगाल तक इसको फोकस रखा हुआ है आज के शो में, तो हम आपको ये बता दें कि बंगाल के ही चुनाव की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। ऐसा लगा ही नहीं है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही राज्य में चुनाव हो रहे हैं और बाकी राज्यों में उतना उठापटक हुआ नहीं। देखिए केरला में अभी भी लेफ्ट का अच्छा खासा हिसाब किताब है, वहां पर दोबारा वही सीएम बन रहे हैं। और आपको पहले मैंने बताया पांडिचेरी में भी वही हाल है। असम में बीजेपी का जैसे था हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल, उन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो दोबारा से उनको मिल गया। इसलिए ज्यादा कुछ एनालिसिस करने लायक वहां पे है नहीं, बंगाल में ही एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आखिरी सवाल ये लेते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है बंगाल में? तो मैं यही कहूंगा कि वो कहीं नहीं है, कभी थे अब नहीं है, अभी भी अगर नहीं जागे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए लेफ्ट ने तो खाता भी नहीं खोला, जबकि लेफ्ट का एक जमाने में गढ़ हुआ करता था पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की बहुत जरूरत है, नहीं तो यही बात होगी कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही थी बीजेपी के द्वारा, वो आ जाएगा। और जैसा कि मोहम्मद सलीम हैं जो कि सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि दरअसल जो सिमिलरिटी है बीजेपी और ममता बनर्जी में, कि वो वहां पर जो है चाहती हैं कि अपोजिशन लेस बंगाल और कांग्रेस लेस जो है इंडिया हो जाए, ये बीजेपी चाहती है। लेकिन जबकि इस लोकतंत्र में ये शुभ संकेत नहीं होते, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों को ही रहना चाहिए, दोनों को ही चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ईमानदारी से, मेहनत से, ये इंपॉर्टेंट है, और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अब आखिरी सवाल, जो और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हमारे इस द एडी शो में, क्या 2024 तक
इस चुनाव के परिणामों का असर पड़ेगा? क्या राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा विस्तार होगा, बड़ा बदलाव होगा? तो मेरा सवाल है, बिल्कुल हो सकता है, संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि विपक्ष में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है, गांधी परिवार में भी नहीं है जो सर्व स्वीकार्य हो। इसलिए ममता बनर्जी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आएंगी, और हो सकता है शरद पवार और बाकी तरह के जो नेता हैं, जैसे यूपी से अखिलेश यादव हो गए या बिहार से तेजस्वी यादव हो गए, ये सब मिल करके एक प्रोजेक्ट करें ममता बनर्जी को मोदी के खिलाफ। तो बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति पर चुनाव का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आखिर में हम आप सबसे यही कहेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही अपनों का ख्याल रखिए, कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, जरूरत न हो तो घर से बाहर मत निकलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मीडिया में उतना ही ध्यान लगाइए, उतना ही मन लगाइए जितना आपको सही लगता हो। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको भड़काता है, भटकाता है, असली मुद्दों से दूर करता है। आप हमारी तरह की मीडिया पर आइए, जहां पर आपको सही सटीक खबर मिलेगी, कोई भटकाव नहीं मिलेगा, कोई दुराव नहीं मिलेगा। और अपना ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में फिर हम किसी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और तब तक जो है आप देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।